नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। इन दिनों हम देख रहे हैं कि पूरी ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि एक तरफ ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल, यूक्रेन, रूस, सब जगह युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं और इसका असर भारत पर भी लगातार बढ़ रहा है। सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव है। इसके साथ ही कई दूसरी भी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लगातार हम चाहते हैं कि चर्चा हो कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर के जितने भी सवाल हैं आपके मन पर, उम्मीद करेंगे कि आज के इस पॉडकास्ट में उन तमाम सवालों का जवाब हमें मिल पाए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट रजनीश कुमार जी। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक बार धन्यवाद। रजनीश जी, शुरुआत इनकम टैक्स से ही करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं कि आखिर उसका सोल्यूशन क्या है, तो कैसे भरे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड किसी इनकम टैक्स पेयर के पास होनी चाहिए उसको फिल करने के लिए। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न का अब टाइम आ गया है और 31 मई तक लास्ट डेट था टीडीएस रिटर्न फाइल करने का। तो जिन लोगों का भी टीडीएस कटा है उनके 26 एस में उनका क्रेडिट आ गया है। तो अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अब इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना फॉर्म 16 कलेक्ट कर लें और बैंक स्टेटमेंट ले लें, एआईएस टीआईएस ले लें, 26 एस ले लें और सबके डाटा को एक बार कंबाइन कर लें और उसको एनालिसिस कर लें। जैसे अगर एआईएस टीआईएस में आपके डिविडेंड आ रहा है तो और एक्चुअल आपका डिविडेंड क्या आ रहा है वो सबको वहाँ से ले लें। अगर आपका बैंक इंटरेस्ट कोई आ रहा है, अक्सर होता है कि बैंक इंटरेस्ट लोग छोड़ देते हैं और उसका फिर खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप अपने इनकम टैक्स आईटीआर के हिसाब से कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 5 या 6, उसके हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। जो सैलरीड पर्सन है और जिनके 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं और जिनका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, तो वो आईटीआर 1 बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत आसान है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन होता है उसमें और उसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी रजनीश जी, देखा जाता है कि कई बार कई गलतियां कर देते हैं इनकम टैक्स, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उनको एकत्रित करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर क्या करना है सर? अगर गलती हो जाए तो हम इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। हम 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा। तो हमारे पास गलती सुधार का भी मौका है। और अगर 31 मार्च भी बीत जाए, जैसे अभी हमने किया, रिटर्न फाइल किया 31 जुलाई के पहले कर दी और उसमें कोई गलती हो गई, तो हम नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवाइजिंग आवर रिटर्न। और अगर तब भी गलती रह गई तो 48 महीने के अंदर में एक बिलेटेड रिटर्न होता है। अगर कुछ इनकम छूट गया है तो हम उसको फाइल करके हम दिखा सकते हैं। उसको आईटीआर यू बोलते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने बताई कि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां होती हैं कि अगर वो हो जाए तो फिर उनसे वापस नहीं आया जा सकता है। तो कुछ ऐसी 5 बड़ी गलतियां जो आम इंसान मैक्सिमम करता है और इन्हें अवॉइड कैसे करना है सर? आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग गलत क्लेम कर लेते हैं, जैसे एटीसी, उनके पास कोई सपोर्टिंग नहीं है, या एचआरए का जो क्लेम है, जो हाउस रेंट अलाउंस का बोलते हैं, अगर वो किसी को पे नहीं कर रहे हैं फिर भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं। बाकी और सारी डिडक्शंस है, जैसे एटीडी, ये अगर क्लेम कर लेते हैं बिना डॉक्यूमेंट का तो वो प्रॉब्लम है। ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला कॉमन मिस्टेक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो गलत इनकम टैक्स रिटर्न चूज़ करना भी एक कॉमन गलती होता है। कौन सा हम सेलेक्ट करें, आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, आईटीआर 4 है। थर्ड है बिना कुछ समझे और ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। आप पहले अपना एनालिसिस करिए, ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको कितना टैक्स पेबल बनता है, न्यू रिजीम के हिसाब से आपको कितना टैक्स पेबल बनता है, तभी आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए। थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया कि हमने 26 एएस एआईएस टीआईएस को हमने कंपेयर ही नहीं किया, हमने कंबाइन नहीं की। हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ली और भर दी, पता चला कुछ डिविडेंड इनकम था वो छूट गया, हमने दिखाया नहीं, कुछ बैंक का इंटरेस्ट था, ऐसे ही बाकी हम इनकम भी इसमें छोड़ सकते हैं, गलती हो सकता है। तो एआईएस टीआईएस से उसको कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलूँगा, जैसे लोग मार्च के महीने में आपने देखा होगा कि पिछले साल न्यूज़पेपर में भी आया था कि सीबीडीटी ने एक ड्राइव निकाला है और वो जितने भी ये डिडक्शंस वेरीफाई कर रहे हैं, लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करते हैं।
जैसे किसी ने अगर ATG का डिडक्शन ले लिया है तो क्या वो ATG सही है नहीं सही है, तो किसी के बहकावे में नहीं जाइए। कोई सा भी डिडक्शन अगर आप क्लेम करते हैं तो उसके पीछे एक सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको क्लेम मत करिए। जी बिल्कुल। सर आपने AIS और 26AS का जिक्र किया, लेकिन जो न्यू इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो इसे समझ ही नहीं पाते हैं, जी। तो उसे कैसे समझें, थोड़ा ये भी बताइए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। 26AS होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा सैलरी टैक्सेबल लिमिट के अंदर में आता है, तो आप एम्प्लॉयर क्या करेंगे, मेरे सैलरी के ऊपर TDS काटेंगे, TDS काट के वो रिटर्न फाइल कर देंगे तो हमारे पैन में दिख जाएगा वो। वैसे ही अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दे रखी है या हमने कुछ और हमारा इंटरेस्ट है तो बैंक भी TDS काटता है। तो जितना भी TDS का डाटा है ना वो 26AS में अकुमुलेट होके आता है, वो सेक्शन वाइज, पार्टी वाइज, टाइम वाइज आ जाता है। अच्छा। और जो AIS होता है वो उससे ब्रॉड है। AIS में अगर आपने म्यूचुअल फंड सेल किया है, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने कोई डिविडेंड इनकम है, कौन से बैंक का है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो AIS एक ब्रॉड है, AIS में 26AS का भी इन्फॉर्मेशन शामिल होता है और AIS बहुत ब्रॉड है, एक ब्रॉड रिपोर्ट है। ओके सर, और एडवांस टैक्स का भी इन दोनों काफ़ी चलन हो गया है, कब करते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए रहेगा? जी, एडवांस टैक्स आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। जिस टैक्स पेयर की, जिस असेसी की टैक्सेबल इनकम पे टैक्स 10,000 से ऊपर है, उनको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप पूरे साल में इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमें पूरे साल में इनकम दो, हमें आप रिटर्न के टाइम वेट नहीं कराइए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 तक का फाइनेंशियल ईयर था, तो इसमें एडवांस टैक्स हमें देना था 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और मार्च। तो ऐसे 4 भाग में हमें, 4 इंस्टॉलमेंट में हमें देना था 15%, 45%, 75% और 100%। तो ये देना होता है। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं होता है, एक सिंपल सा चालान होता है। हमें ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके अपने पैन से और जो एडवांस टैक्स का चालान है वो भर के और हम इसका पेमेंट करके ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर आराम से हो जाएगा। फिर आराम से हो जाएगा। और ये अगर नहीं करे तो क्या इशू होगा, अगर ये नहीं करे तो अगर जैसे जून का हम मिस कर देते हैं तो सीधे सीधे 3% टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो फिर इससे अगर बचना है तो फिर अगर इससे बचना है, अगर 3% ब्याज से बचना है तो आप एडवांस टैक्स दीजिए। ठीक है सर, ये तो बात हो गई इनकम टैक्स की। अब थोड़ा GST के ऊपर बात कर लेते हैं। GST रिटर्न कैसे फाइल करें सर? इनकम टैक्स तो आपने बहुत ही ईजिली बता दिया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है यदि किसी ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। GST रिटर्न फाइल करने के लिए हमें GST पोर्टल पे जाना चाहिए और सबसे पहले तो जो टैक्स पेयर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो रजिस्टर्ड है तभी उसके टैक्स की कंप्लायंस आएगी कि रिटर्न फाइल करने की। तो एक gst.gov.in करके एक पोर्टल है, उस पे जाएं, अपना रिटर्न फाइल करें। महीने का 2 रिटर्न होता है, GSTR1 और GSTR3B। GSTR1 और GSTR3B, हाँ 3B। GSTR1 में हम सेल का डाटा दिखाते हैं और GSTR3B के थ्रू हम अपने, सपोज हमने कोई परचेज भी करी है, उस पर हमने कोई टैक्स दिया है अपने सप्लायर्स को, तो वो टैक्स हम माइनस करके अपने सेल वाले में से, और जो नेट बचता है वो हमें पेमेंट करनी होती है। वो 20 तारीख तक हम कर सकते हैं। साल ख़त्म होता है तो हमें एक GSTR9, जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते हैं, और GSTR9C ये भी फाइल करना होता है हमें, अगर हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर टर्नओवर 2 करोड़ और 5 करोड़ से ज़्यादा है। 2 करोड़ से ज़्यादा है तो GSTR9 और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें GSTR9C भरना पड़ता है। ठीक है, तो सर किन्हें भरने की आवश्यकता होती है सर GST रिटर्न? GST रिटर्न अगर हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपका टर्नओवर हो या ना हो, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके ऊपर एक कन्वीनियंस, एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो आप उसको क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली की जगह आप उसको क्वार्टरली कर सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको, रिटर्न फाइल किए बिना बच नहीं सकते। सर मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र में एग्जीबिशन लगाना है, कुछ दिनों का ही बस बिजनेस करना है, तो फिर क्या मुझे उसके लिए भी GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या फिर कुछ दूसरा रास्ता भी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नॉर्मली हमने देखा होगा आजकल स्टार्टअप का टाइम है और बहुत सारी गृहिणियाँ भी अपना काम करती हैं, जैसे फैशन का कोई काम कर रहा है, कपड़े का काम कर रहा है, कोई बुटीक का काम कर रहा है, और कोई महाराष्ट्र में कोई ट्रेड फेयर लगा या कोई सभी अदर स्टेट में लगा, आप अपना सामान वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। एक GST में एक टर्म है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन।
अगर आप वहाँ ले जा रहे हैं तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और बहुत आसान है। जितना भी टैक्स आप एक्सपेक्ट करती हैं कि वहाँ पे आप सेल कर पाएंगी उतने का टैक्स अभी आप फ्रंट आपको देना पड़ेगा, अच्छा अपफ्रंट देना अपफ्रंट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। फिर आप ईवे बिल जनरेट करिए, सामान ले जाइए, वहाँ पे बेचिए, वहाँ पे लोकल टैक्स चार्ज करके और रिटर्न फाइल कर दीजिए। यहाँ से अगर आप सामान वहाँ ले जा रहे हैं तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तब आप सामान का मूवमेंट कर सकते हैं। सामान का मूवमेंट का कहने का मतलब है कि आपको खुद के लिए बिल रेज करना पड़ेगा। जैसे कभी आपने देखा होगा खुद को आप बिल रेज कर सकती हैं, खुद को सेल कर सकती हैं, नहीं ना। लेकिन जब आपने अगर सपोज करिए कि आपका महाराष्ट्र में भी एक रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन है, तो आप सामान का मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ वाले रजिस्ट्रेशन से वहाँ वाले रजिस्ट्रेशन में आपको एक इन्वॉइस करना होता है। तो वो उसका एक कंप्लायंस और प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो दूसरे स्टेट में करना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी।